राइट। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी मैंने फेज सीक्वेंस, पहले RYB था फेज सीक्वेंस, करेक्ट, RYB, तो तभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, क्लॉकवाइज था। जब भी फेज सीक्वेंस मैंने RBY कर दिया तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, दैट इज वन कंक्लूजन। अब हम इससे कंक्लूजन निकालने वाले हैं। दूसरी चीज जो हम ऑब्जर्व यहाँ पे हमने की थी, और वहां पे अगर आपने आगे तक पूरा किया रहेगा तो आपको पता चलेगा कि एट दिस इंस्टेंट नंबर 1, पे अटेंशन एवरीवन, एट इंस्टेंट नंबर 1 आर फेज 0 था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर फेज वाज 0, और हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा था या रिजल्टेंट फेजर फ्लक्स का मिल रहा था, इट वाज अपवर्ड। हाँ, ये इसने 180 डिग्री कंप्लीट करने के बाद, सॉरी 360 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, आर वापस 0 हुआ, एंड एट दिस मोमेंट यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट फेजर मिला था वही सेम मिला। दैट मीन्स इसके बाद यही सीक्वेंस रिपीट होने वाला है। तो अगर हम 360 डिग्री सप्लाई, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया है उसका अगर हमने 360 डिग्री जब कंप्लीट किया, तब मेरा जो वो डायग्राम में NS पोल बताए थे ना, जब 360 डिग्री कंप्लीट किया तब ये N ने ये पूरा साइकिल कंप्लीट किया, मतलब ये N, फिर वो S बना, फिर ये N बना, और फिर वापस से ये N बना, करेक्ट। बिकॉज वो मेरा रिजल्टेंट फेजर अगर पहले इंस्टेंट नंबर 1 पे यहाँ पे था, दिस इज इंस्टेंट नंबर 1, देन 2 पे यहाँ पे जाएगा, 3 पे यहाँ पे जाएगा, 4 पे कहा गया, 4 पे यहाँ पे आया, 5th, 6th एंड अगेन 7। तो उसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई ने एक साइकिल कंप्लीट किया, राइट। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है हमारा। अभी तक हमने इसकी मैग्नीट्यूड नहीं निकाली, रिजल्टेंट वेक्टर, जो अभी हम करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं इन एवरी वेक्टर डायग्राम और इन एवरी फेजर डायग्राम, हमारा जो ये हम ले रहे थे दिस वैल्यू, ये वैल्यू, ये √3/2 था, करेक्ट। एट एवरी इंस्टेंट द सेम वैल्यू वाज कमिंग, मतलब हर इंस्टेंट पे ऑल दीज वेक्टर्स, ये जो रेड ग्रीन एंड ब्लू में बनाए हैं, वो सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड √3/2 होगा, करेक्ट। तो ये हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज √3/2। तो आप कोई भी एक इंस्टेंट ले लो, मुझे सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन तो मैंने देख लिया अभी, इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी हमने इसको कनेक्ट किया। तो यू टेक वन ऑफ दिस, ये कोई भी एक ले लो, एक फेजर डायग्राम, और आप इसका रिजल्टेंट कितना आता है वो कैलकुलेट करो। अभी आपको दोनों साइड्स पता है √3/2 है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आता है वो कैलकुलेट करना है। तो आप ये पेज के बैक साइड पे भी वो कर सकते हो, या यू कैन डू इट इन द नोटबुक। ड्रॉ दिस फेजर डायग्राम, वन ऑफ द फेजर डायग्राम, दोनों फेजर का वैल्यू लिखो √3/2 एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रिजल्टेंट वन, दैट इज φr।
कैसे करते हैं इसको सॉल्व? ये साइड का लेंथ कितना है? √3/2 ये साइड का लेंथ कितना है? √3/2 ये एंगल कितना है? हाँ, 60 डिग्री। Try to do some geometry, something out of it. वो पाइथागोरस को जरा वापस परेशान करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। हाँ, 1.225 राइट एंगल ट्रायंगल है का? कुछ ऐसे याद आ रहा है? नाउ दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस कुछ याद आ रहा है? रोम्बस, हाँ, रोम्बस में अगर हमने दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया, देर आर टू हाइपोटेन्यूज इन रोम्बस, राइट? एक जो होता है वो द स्मॉलर हाइपोटेन्यूज एंड द लार्जर बिगर हाइपोटेन्यूज। तो वो दो वर्टाइसेस सामने के अगर ज्वाइन किए तो कितने का एंगल बनता है इन अ रोम्बस? दो अपोजिट, मतलब दो वर्टाइस, दो हाइपोटेन्यूज के बीच में कितने का एंगल होता है फॉर अ रोम्बस? कितने का एंगल बनता है दो हाइपोटेन्यूज के बीच में? अभी कुछ कर सकते हैं? नाउ दिस इज 90 डिग्री। यह एंगल कितना बनेगा द स्मॉलर एंगल? हाँ, 30 डिग्री, बिकॉज हाइपोटेनियस ऑफ रोम्बस कट्स द एंगल इन इक्वल। तो ये एंगल कितने का बनेगा? 60 डिग्री। अभी कुछ कर सकते हैं? इससे कुछ होगा आगे सॉल्व? कुछ जानी पहचानी डायग्राम दिख रही है उसके अंदर? इसके अंदर कुछ फेमिलियर डायग्राम दिख रही है क्या? कौन सी है वो? कौन सी दिख रही है?
कोई भी फैमिलियर डायग्राम नहीं है इसके अंदर? ज्योमेट्रिकल शेप कौन सा है इसके अंदर? हाँ बोलो। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल अलग करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, फिर उस पे ऑपरेशन करो। लेट अस कंसिडर दिस एज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसको रीड्रॉ कर सकते हो सेपरेट? निकाला सबने राइट एंगल ट्रायंगल? नॉर्मल हम जैसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं वैसा करो। वो नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या अप्लाई करना है। नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो और फिर उसको नाम दो ABC। जो एंगल्स दिखाने हैं वो दिखाओ, वो साइड्स जो अभी हमें जिसका लेंथ पता है वो बताओ। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस पार्ट, राइट? करेक्ट। हमें ये भी पता है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ रोम्बस एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। मतलब दिस लेंथ AB इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज D, AB इज इक्वल टू BD, राइट? तो मुझे अभी अभी फिलहाल यहाँ पे AB दिख रहा है। कैन यू फाइंड आउट लेंथ ऑफ AB? चलो उधर पाइथागोरस टेंशन में आ गया। कैन यू राइट सम फॉर्मूला? कुछ फॉर्मूला लिख सकते हो जिसमें AB है। बोलो बोलो। हाँ अथर्व, बोलो। हाँ, अभी हमें दो साइड्स नहीं पता है, एक ही साइड पता है। तो हम जो वो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है B² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², वो नहीं यूज कर पाएंगे। तो व्हाट एल्स विल यू यूज? हाँ बोलो। हाँ, क्या बताओ मुझे? अपोजिट हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं। साइन क्या पहले लिखू? साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा मतलब थीटा कितना है? हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन, हाँ वो किसी को नहीं पता है तो वो भी लिख देते, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन, हाँ AB अपॉन AC, राइट? साइन 60 कितना होता है? √3/2। अभी मुझे पता है दैट AB अपॉन AC इज इक्वल टू √3/2।
तो AB is equal to what? √3/2 into AC, right? AC की लेंथ कितनी है? √3/2. So this is √3/2 into √3/2 into 5m. Hmm? 3 by करेक्ट. ये किसका लेंथ है? ये लेंथ है AB का, राइट? What we want? Do we want only AB? We want AD, and we know that AD, because ये hypotenuse ने यहाँ पे क्रॉस किया है, it is 2 times AB. So AD इक्वल टू कितना हुआ? कितना हुआ AD इक्वल टू जाए? हाँ, of course, 2 into 3/4 5m. So obviously that 2 will get cancelled and we will get 3/2 5m. So every resultant का magnitude is 3/2 5m. Therefore, I can write that resultant phasor of flux has magnitude of 3/2 5m. At every instant. At every instant, provided स्टेटर वाइंडिंग मतलब मशीन का जो स्टेशनरी पार्ट है उसमें जो वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, इज सप्लाइड विथ 3-phase बैलेंस सप्लाई. अगर हमने जो सप्लाई दिया है वो 3-phase बैलेंस नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड विल नॉट बी सेम. ओके, so this is about the magnitude. You can leave some space, ये बाद में लिख सकते हो और ये बाद में रिपीट भी करने वाली हूँ at the end. Okay. Before this, जो हमने यहाँ पे देखा था that the phasor is rotating, right? तो फेजर या कोई भी चीज जब ये रोटेट करती है तब हम उसका कौन सा पैरामीटर नापते हैं? कोई भी चीज जब रोटेट करती है तो विच पैरामीटर, हम कौन सा पैरामीटर मेजर करते हैं? हाँ, विंड मिल है, घूम रही है, उसका कौन सा पैरामीटर मेजर करते हैं? मैकेनिकल पैरामीटर स्पीड, दैट इज आरपीएम. स्पीड इज नथिंग बट रिवोल्यूशन पर मिनट और रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएम और आरपीएस. ओके,
तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हमें पता है दैट इज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और हर इंस्टेंट पे उसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है दैट इज सेम, दैट इज 3/2 फाई है। तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो इसकी भी तो कोई स्पीड होगी, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि इसकी स्पीड क्या है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आर फेज ने कंप्लीट साइकिल, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली इट टेक्स 360 डिग्रीज, और तब तक मेरा ये जो रिजल्टेंट फेजर था वो भी पूरा घूम के आ गया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जो पहले एन था फिर वो एन चेंज होते होते वापस से एन बना, उसके लिए कितना टाइम लगा, उसके लिए 360 डिग्रीज इलेक्ट्रिकल लगे। टाइम कितना लगा, हाउ डू वी फाइंड आउट टाइम फॉर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम का क्या रिलेशन है, 1/t, हाँ, और t इज इक्वल टू 1/f, आइदर वे। हाँ, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, या फिर उसको ट्रैवर्स, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टर्म इट इज कॉल्ड एज ट्रैवर्स, ट्रैवल ने ट्रैवर्स, बिकॉज इट इज नॉट फिजिकली मूविंग। अगर वो फिजिकली मूव होता तो उसको ट्रैवल कहते हैं हम लोग, बट इट इज द मैग्नेटिक पोल्स विच आर मूविंग। तो उसको पूरा एक सर्कल ट्रैवर्स करने के लिए, या एन को एस से वापस से एन बनने के लिए, इन दिस केस इट रिक्वायर्स 360 डिग्री, करेक्ट। अगर मेरे पास दूसरी मशीन है जिसको मैंने कुछ, ये अभी 2 पोल थे, अभी मैंने कुछ उसको इस तरह से वाउंड किया है कि उसमें 4 पोल है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सपोज यहाँ पे एन रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एस रहेगा, यहाँ पे एन रहेगा, यहाँ पे एस रहेगा, करेक्ट। तो इस एन को वापस से एन बनने के लिए ये कितना एंगल है, दिस इज 90 डिग्री, राइट। तो ये 90 डिग्री से ट्रैवर्स होके आने में उसको वापस पूरा पूरा घूमना नहीं पड़ेगा ना, उसको एन को वापस एन बनने में अभी कम टाइम लगेगा, इससे हाफ टाइम लगेगा, करेक्ट। सो इट रिक्वायर्स अ लेसर टाइम, मतलब उसका स्पीड बढ़ेगा। ओके, सो देयर इज सम रिलेशनशिप, ये इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड एंड नंबर ऑफ पोल्स में कुछ रिलेशनशिप है, एंड ऑब्वियसली टाइम इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एंड पोल का रिलेशनशिप है मेरे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से। Okay, so we are trying to derive that relationship. Now this actual derivation is quite tedious, मतलब उसको mathematically हम करने जाए तो it is quite tedious and it is not expected at your level. तो हम इसको conditions लेके derive करेंगे कि 2 पोल के लिए कितना टाइम लगा, 4 पोल के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 पोल के लिए कितना टाइम लगेगा, एंड उसमें से हम ये कुछ कंक्लूड करेंगे कि फाइनली उसका स्पीड कितना है, ठीक है। ओके, so let me draw those conditions first. उसके पहले हमने एक जो कंक्लूजन किया था, राइट डाउन दैट अ पोल टेक्स अ कंप्लीट साइकिल cycle of a sine wave to change from n to s and vice versa, मतलब n to s और s to n।
ओके, सो विल स्टार्ट विद द बेसिक नंबर ऑफ पोल्स. हमें पता है दैट पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स जो है वो हमेशा पेयर में रहते हैं. कोई भी एक सिंगल एन पोल या एस पोल एग्जिस्ट नहीं करता. तो सिमिलरली इन मशीन ऑल्सो अगर हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 पोल होने चाहिए. ओके, सो सबसे बेसिक दैट इज नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 2. तो उसके लिए मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जो ऊपर ड्रॉ किया था. दिस इज एन, this is S. Let me draw this diagram of electrical signal as well. Okay. तो यहाँ पे और क्या बताना है? हाँ, this complete, ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं? What do we call this as? इसको हम क्या कहते हैं? साइन वेव का ये हाँ, इसको क्या कहते हैं? वन वन कंप्लीट साइकिल. तो ये इसको क्या कहते हैं? हाँ, अरे ये लेंथ को क्या कहते हैं? दिस मेजरमेंट, इसको क्या कहते हैं? इट इज अ टाइम पीरियड ना. इसको लिखते हैं ना कंप्लीट टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड. कोई भी वेव होने दो, लेट इट बी इलेक्ट्रिकल, साउंड वेव, कोई भी लाइट वेव, कोई भी होने दो. इट इज अ कंप्लीट टी एंड दिस इज इक्वल टू 1/f, राइट? सो दिस, ये लेंथ जो है इट इज ऑब्वियसली t/2. सो इट, आई कैन राइट इट एज 1/2f. ये समझ में आया? t/2 1/2f. उसके हाफ हुआ ना, 1/f के हाफ, तो हाफ से उसको मल्टीप्लाई किया. ओके, या दिस इज ns. सो इसको यहाँ से यहाँ पे अगर जाना है, जैसे कि हमने एक डायग्राम में ये देखा था कि ये जो फेजर है इसको अगर रिवर्स होना है, मतलब अभी अभी अगर यहाँ पे एन पोल था, अगर एन पोल नीचे आना है तो उसने कितना टाइम लिया? 180 डिग्री. और एन पोल को वापस ऊपर जाना है तो उसने 360 डिग्री लिया. सो लेट मी शो इट ऑन द डायग्राम. सो इट टुक फ्रॉम एन टू एस चेंज, ये एन होने के लिए इसने 180 डिग्री लिया एंड ये एन ने वापस से एन होने के लिए 360 डिग्री लिया. करेक्ट? 360 डिग्री इज अ कंप्लीट टी, टाइम टी, एंड 180 डिग्री इज 1/2f, राइट? ड्रॉ किया है सबने? डन. ओके, सो आई कैन राइट दैट RMF, RMF मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ये शॉर्ट फॉर्म कहीं ऊपर लिख लो, RMF, एंड एवरी टाइम यू कैन यूज दिस RMF. RMF requires कितना? ये पूरा टाइम 1/f, 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्स 1/f टाइम टू ट्रैवर्स 360 डिग्रीज
करेक्ट? I can also write that RMF requires 1 by 2f times, 1 by 2f time to traverse कितना एंगल? 180 डिग्री. So here I will make another column that time required to traverse for RMS, time required for RMF to traverse 360 degree, right? So I can, ये कितना लिखना चाहिए इधर? टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स 360 डिग्री, यहाँ पे लिखा है ना हमने 1 by f. और आई कैन ऑल्सो राइट कि 180 डिग्री कंप्लीट करने के लिए उसको 1 by 2f टाइम लगा, तो 360 डिग्री कंप्लीट करने के लिए उसको डबल टाइम लगेगा, मतलब 2 into 1 by 2f. Obviously it is same as 1 by f, but there is some meaning why I am writing this 2 by 2f, because यहाँ पे मुझे ये जो नंबर ऑफ पोल है वो मिल रहा है, इसीलिए मैंने उसको ऐसा लिखा है. वो ऐसा क्यों लिखा है वो अभी आगे समझ में आएगा, बट यू राइट दिस. डन. अभी नेक्स्ट ऑब्वियसली 2 के बाद कौन सा नंबर ऑफ पोल आएगा? डबल, मतलब ऑल इवन इंटीजर्स हम ले रहे हैं, ऑल इवन इंटीजर्स. So we have 4 number of pole. करेक्ट? अभी अगर ये n को नेक्स्ट n बनना है, मतलब इसको अगर n बनना है s to n, तो उसने कितना एंगल ट्रैवर्स किया? मैकेनिकल एंगल कितना ट्रैवर्स किया? 90 डिग्री. यहाँ पे इन केस ऑफ 2 पोल जब ये s को n बनना था तो उसने कितना मैकेनिकल एंगल ट्रैवर्स किया था? 180 डिग्री. और हमने लिखा था RMF requires 1 by 2f times to traverse through 180 डिग्री. अभी यहाँ पे RMF requires 1 by 2f time to traverse कितना एंगल? 90 डिग्री. So let us again write that RMF requires 1 by 2f हम कांस्टेंट रखने वाले हैं, 1 by 2f टाइम मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल के बीच में क्या कनेक्शन है वो अगर देखना है तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है. ये जब पॉजिटिव था तब हमने इसको n माना था, और जब ये नेगेटिव में गया तो ये s बन गया. ठीक है? तो ये ट्रैवर्स बाय 1 by 2f टाइम, तो ये 1 by 2f टाइम यहाँ से आया है, मतलब वो n का s पोल बने. द मीनिंग के ये RMF रिक्वायर्स 1 by 2f टाइम, तो 1 by 2f टाइम में n का जो पहले n था वो s बनेगा और जो पहले s था वो n बनेगा. ओके? हाँ. सो इट रिक्वायर्स 90 डिग्री, इट ट्रैवर्स 90 डिग्री. तो 360 डिग्री ट्रैवर्स करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? दिस इज इक्वल टू 4 टाइम 1 by 2f. करेक्ट?
So this is equal to 4/2f. अभी मुझे मैथमेटिक्स आता नहीं है ऐसा नहीं है, बट आई एम गेटिंग दिस नंबर ऑफ पोल्स जो मैंने पहले कंसिडर किए हैं, इसीलिए मैंने उसको इसी तरह से लिखा. डन. अभी आप ये 6 पोल के लिए कर सकते हैं. So we'll do it together for 6 poles. तो ये एंगल कितने का बनेगा अभी? कितने का बनेगा ये एंगल? 6 पोल से 360 डिग्री में 60 डिग्री. सो अगेन हमें यही लिखना है, RMF requires 1/2f time to traverse तो 360 डिग्री ट्रैवर्स करने के लिए 6 into 1/2f is equal to 6/2f, and again I am getting this 6 here. ओके. सो हमने यहाँ पे अभी ये लास्ट कॉलम में 360 डिग्री ट्रैवर्स करने के लिए हर पोल के मशीन को कितना टाइम लगा वो हमने देखा. अभी इसके आगे भी गए तो भी वो रिपीट होने वाला है, अभी हम इतना कह सकते हैं. ओके. So why I am interested in 360 degree? Because 360 degree mechanical is one revolution. थ्री 360 डिग्री जब एक रोटर या एक कोई भी रोटेटिंग पार्ट कंप्लीट करता है, दैट मीन्स उसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया या रोटेशन कंप्लीट किया. रिवोल्यूशन और रोटेशन. ओके. सो हमने यहाँ पे देखा कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक कोई भी n नंबर ऑफ पोल्स जो मशीन है उसको कितना टाइम लगा? n/2f. करेक्ट. सो लेट अस राइट दैट. अभी उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं जो हमारा रिजल्ट है. फॉर वन रिवोल्यूशन टाइम रिक्वायर्ड is equal to number of poles upon 2f. नंबर ऑफ पोल्स को हम जनरली P लिखते हैं, कैपिटल P. इसका यूनिट क्या होगा? टाइम है ये. हाँ, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, उसको अगर टाइम किया तो टाइम कौन से यूनिट में आता है? इट कम्स इन सेकेंड.
ओके, तो अभी मुझे पता है कि 1 रिवॉल्यूशन या 1 रोटेशन के लिए कितना टाइम लगा, बट जब हम स्पीड मेजर करते हैं तब हम ऐसा नहीं कहते कि 1 रोटेशन के लिए कितना टाइम लगा, सम, बिकॉज वो सेकेंड्स बहुत मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में होता है वो। तो हम क्या कहते हैं कि स्पीड कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो मुझे पता है कि एक रिवॉल्यूशन को इतने सेकेंड लगे, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे। नाउ दैट इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। समझ में आया? एक रिवॉल्यूशन के लिए इतना इतने सेकेंड्स लगे, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, फाइंड आउट दैट। लिखो लिखो, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, हाउ विल यू फाइंड आउट। या वो क्रॉस कर देना ना, करो। ऐसा कुछ तो लिखते थे स्कूल में, कुछ याद है क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये जो है ये क्वेश्चन मार्क है, देखो इसके लिए इक्वेशन। हाउ मच इट इज, अगर ये एक्स रिवॉल्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ऐसा, तो x इंटू 1, सॉरी इंटू p/2f इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू व्हाट। ये स्कूल का मैथमेटिक्स है। 2, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, 2f/p रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आरपीएस। अभी रिवॉल्यूशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो 1 सेकेंड में भी काफी रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको और बड़ा करने के लिए और मेजरेबल टर्म्स में लाने के लिए हम उसका आरपीएम निकालते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आरपीएस से आरपीएम कैसे मिलेगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60। तो देयरफॉर रिवॉल्यूशन per minute is equal to 60 into RPS, which is equal to 120 F upon P. इसको कहते हैं RPM, रोटेशन पर मिनट। ये किसका स्पीड है, किसका स्पीड है ये, हाँ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है।
So let us conclude that speed of rotating magnetic field, speed of RMF is equal to 120 F upon P, whereas F is frequency and P is number of poles. Okay. In induction machine or even in other machines, this speed जिस पे आपका आरएमएफ रोटेट होता है उसको कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड. In short, it is called as NS. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Synchronous speed of induction motor. Synchronous speed is the speed of rotating magnetic field. उसका फॉर्मूला है 120 F upon P RPM. यू रिमेम्बर हमने ईपीजी में जो लास्ट चैप्टर में वी वर टॉकिंग अबाउट ये जनरेटर्स है, फिर जनरेटर को लोड करना होता है. तो कुछ जनरेटर्स हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, ऐसा कुछ बात किया था. तो तभी कहा था कि वेदर द जनरेटर इज सिंक्रोनाइज्ड और नॉट. तो ये सिंक्रोनाइजेशन का इससे बहुत ज्यादा लेना देना है. सिंक्रोनाइज मतलब क्या? अभी मेरा फ्रीक्वेंसी आपका सप्लाई का कितना रहता है 50 हर्ट्ज. तो मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ डाल दिया, नंबर ऑफ पोल्स जो भी है मशीन का, तो वो 50 हर्ट्ज पाने के लिए, वो 50 हर्ट्ज अचीव करने के लिए, नाउ इट इज अबाउट द अल्टरनेटर आल्सो बिकॉज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटर में भी है. तो वो 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर से मिलने के लिए आपको उतना स्पीड रखना जरूरी है. तो व्हेन आई से कि जनरेटर सिंक्रोनाइज है या नहीं, तो अलॉन्ग विथ फेज सीक्वेंस उसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है या नहीं वो भी देखना जरूरी. तो ही वो 50 हर्ट्ज दे पाएगा. जब अल्टरनेटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर नीचे होगा बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम, कोई भी डिस्टर्बेंस आया, फॉल्ट हो गया, तो उसके वजह से इसका स्पीड ऊपर नीचे हुआ, आपकी फ्रीक्वेंसी हिलेगी. एंड दैट टाइम इट बिकम्स 49.5. वो जो रेंज है ना 50 हर्ट्ज का, वो भी बोला था मैंने कि कितना परमिसिबल रेंज है. परमिसिबल रेंज इज 49.5 टू 50.5. इतना ही परमिसिबल है. अगर वो उससे नीचे या उससे ऊपर जाता है, दैट मीन्स योर सिस्टम हैज अ ह्यूज डिस्टर्बेंस और आपको उसके लिए कुछ इनैक्ट करना पड़ेगा. बिकॉज होल ग्रिड इज इन हार्मनी. बिकॉज मैंने तभी भी बताया था, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी फ्रीक्वेंसी एक है. वी हैव वन ग्रिड, वी हैव वन नेशन. तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ होल इलेक्ट्रिकल सिस्टम. और ये फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? सिंक्रोनस स्पीड. बिकॉज पोल्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड, पोल्स फिक्स्ड है. एक बार आप सिस्टम बना तो पोल्स फिक्स हो जाएंगे, बट ये वेरिएबल है और ये फ्रीक्वेंसी को वेरी करता है. इज दैट क्लियर? ब्रेक चाहिए? 5 मिनट्स का ब्रेक लेना.
कंस्ट्रक्शन आपने अगर वो वीडियो में देखा होगा तो याद है कंस्ट्रक्शन that the complete very and जो हमारे कंडक्टर तो कहते हैं रोटर का सॉरी स्टेटर का पार्ट है स्टेटर टू एंड स्टेटर स्लॉट स्लॉट में कंडक्टर जैसे हमने ट्रांसफार्मर में जो टैंकिंग किया हुआ है कोर देखा था लैमिनेटेड कोर को नाम दिया था वैसे ही इसका भी लैमिनेटेड की कोर पार्ट पार्ट तो जो भी ये कंडक्टर का बदलती है कंडक्टर अभी हमने देखा कि कंडक्टर में 120 डिग्री डिस्टेंस है और उसमें अगर हमने 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल बैलेंस सप्लाई दिया तो ये गेट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा तो यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर मतलब ये जो एयर गैप है बिकॉज़ ये दिस इज द स्टेटर पार्ट ये है जो स्टेटर के अंदर जो घूमता है दैट इज कॉल्ड एज अ रोटर एंड ये दोनों के बीच में जो है यहाँ पे प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एयर गैप अगर आपका एयर गैप नहीं है उसका मतलब आपका स्टेटर में रोटर में नहीं तो एयर गैप यहाँ पे ये है दैट इज एक ट्रांसफॉर्मर में एयर गैप है लीकेज को बेस्ड मानते हैं बट in case of machine we cannot avoid स्टेटर में जो भी अभी तक डेवलप हो रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक वो एयर गैप के थ्रू रोटर रोटर में भी कंडक्टर रहते हैं तो इधर रोटर इंडिया स्लॉटेड रोटर के दो टाइप इसमें बताए थे एक में बाउंड रोटर एक में स्पिरिल के बारे में बाद में बात करेंगे बट इसमें भी यहाँ पे कंडक्टर और बार तो ये रोटर कंडक्टर या रोटर बार जो है वो यूज करते हैं बड़ा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बार से ही जैसे ट्रांसफार्मर में हमने प्राइमरी में सप्लाई दिया वो प्राइमरी का सप्लाई मैग्नेटिक जो कोर हमारा के अंदर चला गया कोर मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज एंड वही मैग्नेटिक हमारे in on similar ground stator will form a magnetic field कोर तो है हमारे पास स्टेटर और रोटर का दोनों एयर गैप भी है तो एयर गैप भी आल्सो मैग्नेटाइज बिकॉज़ एयर वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है और जो बहुत हाई रिलक्टेंस पाथ क्रिएट करेगा एंड उसके वजह से पाथ में so magnetic field will come from air from stator to air to the rotor rotor में it will get linked and इसकी वजह से now what is this happening ये इसमें हमने सप्लाई दे दिया फिर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना स्टेटर बैक के अंदर भी हुआ जैसे प्राइमरी में हुआ था T1 वैसे यहाँ पे भी होगा ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो एयर के थ्रू सेकेंडरी में आया सेकेंडरी में आने के बाद वो जो फील्ड है एसी सप्लाई तो एसी मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है ईएमएफ इंड्यूस करता है तो ईएमएफ सेट यहाँ पे रोटर के पास तो अभी मेरे पास तो और ये अगर शॉर्ट सर्किटेड है तो रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये वजह से राइट तो अभी मेरे पास एक स्टेटर के कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और
मेरे पास मोटर के भी कंडक्शन आ गए, दो पार्ट्स है। अब ये करंट जो है उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये भी अपना करंट ट्रांसफार्मर में क्या हुआ था, सबसे I1 से पहले I0 फ्लो हुआ, सेकंड से जब हमने लोड लगाया 2 हुआ, I2 फ्लो हुआ, तो अभी भी ऑफकोर्स करना चालू है, I1 डैश। अब यहाँ पे there is also interaction तो है मैग्नेटिक फील्ड है आपके अंदर, दोनों दोनों का भी इंटरेक्शन। Let's go for that interaction. ये कुछ रूल्स है about the interaction of magnetic field और उससे हमें क्या मिलता है? You must have gone through the rules. That means left hand rule and Fleming's right hand. So Fleming's left hand rule is applied for the motor. Fleming's right hand rule is applied for the generator. Now, अब ये फ्लेमिंग के जो लॉज है वो ऐसा नहीं है कि फ्लेमिंग ने ये लॉ बनाया इसीलिए मशीन चलती है। These rules are for us कि हम इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। ये दोनों रूल based on Faraday's law of electromagnetic field. Faraday's law of electromagnetic field और Len's law के बाद आए थे रूल। ऐसा नहीं फ्लेमिंग ने बोला इसीलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। वो फ्लेमिंग ने हमारे लाइफ इजी करने के लिए डायरेक्शन बताया। तो मशीन या मोटर या मैग्नेटिक फील्ड फ्लेमिंग के लॉ के हिसाब से नहीं होता, फ्लेमिंग ने वो जैसे चलता है उसके हिसाब से। ओके, तो हमें पता है दैट इन एनी केस और इन एनी ऑफ दीज टू केसेस हमारे पास 3 पैरामीटर्स है। सबसे पहले हम मोटर के बारे में बात करेंगे। तो इन मोटर हमें पता है दैट वी क्रिएट सम मैग्नेटिक फील्ड और वो मोटर के अंदर जब हम दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं या कोई करंट लूप रखते हैं तभी उसको इट फील्स फोर्स, ऐसा ही कुछ बाय हार्ट किया रहेगा ना। हाँ, फोर्स आता है वो और वो घूमने लगता है। ओके, सो ये N एंड S पोल है जिसके बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स है। उसके बीच में अगर मैंने कोई कंडक्टर रख दिया और वो कंडक्टर से मैंने करंट पास किया तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम मेन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर दे विल इंटरैक्ट विथ ईच अदर और उनके इंटरैक्शन के वजह से there will be a mechanical force. So suppose if this finger, now I am using left hand because it is a motor. So if this finger shows the direction of magnetic field, this finger shows the direction of current जो वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है जो अभी यही डायरेक्शन में है। So this finger thumb will indicate the direction of force. Okay? एंड ये फोर्स का फॉर्मूला इज BIL, आई थिंक ये आपने कई जगह पे देखा रहेगा। B इज द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो हम कहते हैं BM, I इज द करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर एंड L इज द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, इफेक्टिव लेंथ, जो इफेक्टिव लेंथ बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका कितना लिंकेजेस हो रहा है इसीलिए वो L कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ। क्लियर अप टू दिस पॉइंट? नाउ लेट्स गो फॉर द जनरेटर। जनरेटर में हम मैकेनिकल फोर्स देते हैं एंड करंट डेवलप होता है। ओके, बट एज आई सेड देयर आर आल्सो 3 पैरामीटर्स। जैसे यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, सेम 3 पैरामीटर्स यहाँ पे आने वाले। ऑल दी डायरेक्शंस, फोर्स एंड करंट वो भी सेम रहने वाला है। सो लेट्स से
ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे देना पड़ेगा, इट इज वन ऑफ द इनपुट जिसको हमने एक्साइटेशन कहा था। इफ यू रिमेम्बर, अल्टरनेटर के साथ एक एक्साइटर कनेक्ट किया था इन ईपीजी। तो एक्साइटर क्या काम करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने का काम एक्साइटर करता है। तो दिस इज द एक्साइटेशन। ये हम फोर्स में या ये डायरेक्शन में हम ये कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं। तो इन दिस डायरेक्शन करंट विल इंड्यूस और ईएमएफ विल इंड्यूस। अगर शॉर्ट सर्किट है, पाथ कंप्लीट है, देन करंट विल फ्लो। तो यहाँ पे E दैट इज ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, उसका फॉर्मूला है B विच इज फ्लक्स डेंसिटी, L इज द इफेक्टिव लेंथ, V इज द रिलेटिव स्पीड एंड sin थीटा इज द एंगल एट विच इट इज कटिंग या इट इज लिंकिंग द फ्लक्स। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए अभी इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इसके बेस कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। जो हम कन्वेंशन यूज करने वाले हैं फॉर करंट, अगर वो आउटवर्ड है तो उसको हम डॉट बताएंगे इन कंडक्टर, और अगर वो इनवर्ड है तो उसको हम क्रॉस बताएंगे। इज दिस क्लियर? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? क्विकली ड्रॉ दैट थ्री वेक्टर्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लिखो और सिर्फ वो थ्री वेक्टर्स ड्रॉ करना। डन? फॉर्मूला भी लिख लो फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड राइट डाउन दिस कन्वेंशन। डन? Should we go ahead? Okay.
अभी हम यही लॉज को वी विल अप्लाई, ट्राई टू अप्लाई इन आवर केस ऑफ इंडक्शन मशीन. ओके, तो अभी हमने स्टेटर कंडक्टर के बारे में बात की, दैट वी हैड स्टेटर कंडक्टर, जिसके वजह से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. तो अभी हम स्टेटर कंडक्टर, दिस इज द स्टेटर पार्ट, दिस इज द स्टेटर फ्रेम. एंड अभी मैंने एयर गैप बहुत ही बड़ा बताया बिकॉज उसमें हमें काफी कुछ काम करना है, बट इन रियलिटी एयर गैप इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये है मेरा स्टेटर. एंड देर आर स्टेटर वाइंडिंग्स ऑल्सो. ठीक है, स्टेटर एंड स्टेटर वाइंडिंग. अभी यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने स्टेटर वाइंडिंग नहीं दिखाया है, बट ऑब्वियसली स्टेटर वाइंडिंग नहीं रहेंगे तो हमारे एन एंड एस पोल फॉर्म नहीं होंगे. ठीक, तो अभी हम टू पोल मशीन कंसिडर कर रहे हैं. आई हैव वन पोल एन एंड अनदर पोल एस. ये जो है अभी इधर, इट इज नथिंग बट द एयर गैप, जो अभी बहुत बड़ी बताई है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट एक्चुअल में वो इतनी नहीं रहे. एंड दिस पार्ट is rotor. Now rotor will have conductors. So I'm showing rotor conductors because now I'm interested in rotor part. वो भी मैं कुछ कम ही दिखा रही हूँ, just for the understanding purpose. ये रोटर कंडक्टर. कंस्ट्रक्शन समझ में आया? स्टेटर है, स्टेटर के अंदर स्टेटर वाइंडिंग्स है जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और उसके अंदर एयर गैप के बाद देयर इज अ रोटर. अभी let's say my rotating magnetic field is rotating in a clockwise motion, जैसे हमारा पहले था RYB, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा था. तो n अगर यहाँ जाएगा तो ऑब्वियसली s भी इसी डायरेक्शन में जाएगा. हमने इंस्टेंसेस लिए थे, तो इंस्टेंसेस मतलब हमने n के बाद n सीधा इधर दिखा था, बट हमने एंगल में 0 to 60, 0 के बाद 60 डिग्री लिया था. तो एक्चुअल में ये स्मूथली मूव होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे n है तो सडनली यहाँ पे n अपीयर होगा. n पोल स्मूथली मूव करेगा. ठीक है, बिकॉज एंगल इज ऑल्सो स्मूथली मूविंग, इट इज एनालॉगस क्वांटिटी, डिजिटल कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, तो n रोटेट करेगा, इवन s विल रोटेट, एंड हमें पता है अगेन इन 360 डिग्री ये यहाँ पे कंप्लीट वापस आने वाला है, वो जो हमने देखा. बिकॉज मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है 120 f/p. तो 120 डिग्री f/p में इट विल टेक 1 रिवोल्यूशन लाइक दैट. ओके, तो अभी मेरे पास क्या कंडीशन है वो हम जरा एनालाइज करते हैं. मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो रोटेट हो रहा है, और मेरे पास कंडक्टर्स है. यू रिमेम्बर हमने जो पहले इसके पहले डायग्राम देखी थी उसमें तीन तीन पैरामीटर थे. एक था मैग्नेटिक फील्ड, एक था करंट और ईएमएफ, और एक था मोशन. करेक्ट, मतलब दो कोई चीज है तो तीसरी आ जाती. अभी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है 1, कंडक्टर्स तो है, वो मूव नहीं हो रहे देखिए. बट इज माय मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में कोई स्पीड है? जो ये पोल्स है एंड द कंडक्टर्स विच आर स्टेबल, उनके बीच में कोई रिलेटिव स्पीड है? क्यों है? क्या कंडक्टर्स की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? आई एम अगेन आस्किंग, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जो 120 f/p ns स्पीड पे रोटेट हो रहा है. ये कंडक्टर्स है, रोटर अभी मूव नहीं हो रहा, रोटर इज नॉट रोटेटिंग, इट इज स्टेबल. तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. एक है मेरे कंडक्टर्स तो है ही, अब वो मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रहा है, बट मेरी जो सेकेंड कंडीशन है कि देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू. तो क्या अभी
ये कंडक्टर एंड ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन है या नहीं। आई एम अगेन आस्किंग, दिस कंडक्टर इज स्टेबल, सिटिंग आइडल, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इज देयर एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस कंडक्टर एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड? इज देयर एनी रिलेटिव मोशन? क्या ये कंडक्टर, इफ इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस कंडक्टर, आपको मैजिक से एकदम छोटा बना दिया और वो कंडक्टर में जाके खड़े हो गए आप, एंड you are stable, conductor is stable, so you are also stable. So is magnetic field is moving with respect to you? Which my kind of magnetic field is it? उसको क्या लिखते हैं हम, क्या नाम दिया था अभी उसको? RMF मतलब, तो अगेन माय क्वेश्चन इज, अगर आप ये कंडक्टर पे खड़े हो तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल दिखता है या वो घूम रहा है या मूव हो रहा है? इट इज मूविंग बिकॉज इट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जो रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे थे, रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज कंडक्टर्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड, क्या वो है? वो है, बिकॉज कंडक्टर्स वही के वही है, बट आपका मैग्नेटिक फील्ड, पहले के बहुत सारे केसेस में हमने देखा था कि कंडक्टर घूमता है एंड देन यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड एंड समथिंग, बट अभी अभी कंडक्टर नहीं घूम रहा। सो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, हाँ, तो कंडक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो कंडक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, ट्रेन चर्चगेट की तरफ जा रही है, तो आजू बाजू के पेड़ पौधे विरार की तरफ जाते हैं ना, तो यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस कंडक्टर और ये कंडक्टर स्टेबल है, फील्ड क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ऑब्वियसली द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस फील्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट स्पीड, आई एम इंटरेस्टेड इन द स्पीड ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। So the conductor with respect to this magnetic field should move in this direction. I am concentrating on this conductor, right? ठीक है, तो हमारी जो वो राइट साइड वाली, आपने अभी वो दो वेक्टर्स बने ना, तीन तीन वाले दो वेक्टर डायग्राम, तो ये कंडीशन किससे मिलती जुलती है? मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, रिलेटिव मोशन भी है, किससे मिलती है ये कंडीशन? दो केसेस देखे ना हमने ऊपर, एक मोटर एक जनरेटर, तो अभी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास मोशन है, हाँ, इट इज, दिस कंडीशन इज लाइक अ जनरेटर। और कौन सा रूल यूज होगा जनरेटर के लिए? राइट हैंड। सो नाउ लेट्स सी, राइट हैंड रूल में ये डायरेक्शन क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज एन एस, तो हमेशा हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम एन टू एस, राइट? So it is going from N to S, and this conductor is moving in which direction? This direction. So thumb should point here. तो ये थर्ड जो मिडिल फिंगर है वो कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, हमने कन्वेंशन लिखे हैं, तो which convention should I put here? Dot convention. Should I repeat this? Magnetic field always travels from N to S pole. तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये फिक्स्ड हो गया। ये कंडक्टर जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये भी डायरेक्शन फिक्स हो गया। एंड द मिडल फिंगर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज कमिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड को हम डॉट लिखते हैं।
Is that clear? Now let's apply this to this conductor. अभी ये कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली ये कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो कंडक्टर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ओके okay? अभी इसमें बताओ कौन से डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कौन से डायरेक्शन में है? इट इज स्टिल फ्रॉम एन टू एस ओनली ना, तो डाउनवर्ड। अभी एक भाई साहब किधर जा रहे हैं? तो इन विच डायरेक्शन ईएमएफ शुड इंड्यूस? इनवर्ड। एंड इनवर्ड के लिए कन्वेंशन है क्रॉस। आई गिव यू 2 मिनट्स, 2-3 मिनट ले लो एंड ये बराबर आता है या सबको वो बताओ। हो गया? Okay. Now the other conductors, ये जो बचे हुए कंडक्टर्स है ना, other conductors, they are also in the influence of, these two are in the influence of N pole, and ये जो दो है ये भी N pole की influence है, right? But होगा क्या? The field strength which is available here, field strength जो यहाँ पे available होगी वो कम होगी, right? अगर field strength कम हो गई तो क्या होगा? एंड इसीलिए इन डायग्राम यू मे फाइंड कि आपकी बुक्स में जो डायग्राम है इस कंडक्टर में ये बड़ा सा सर्कल बताता है एंड इन कंडक्टर में छोटा सर्कल। वैसे ही दिस क्रॉस इज बिगर इन दिस काइंड ऑफ कंडक्टर एंड स्मॉलर इन द अदर। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, हमने फिगर में आ रहा है वेट किया, जो आ रहे हैं हुआ है रोटर भी करना मुझे हमारे रोटर तब आप अभी लेक्चर का टाइम तो होगा तो बिना स्टॉप